नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जेनजी का डर मोदी के भीतर किस कदर बैठ चुका है और जेनजी की क्रांति भारत में न होने पाए, दिल्ली दरबार पर जेनजी जेनजी चढ़ाई न करने पाए, इसके लिए कितनी पुख्ता तैयारियां हो रही हैं, आपको हैरान कर देगी ये खबर। दरअसल शाह की पुलिस, आपको मैं 2 खबर पहले भी दिखा चुका हूं इस बारे में, और भाऊ ने चर्चा भी की थी कि 74 के बाद के आंदोलनों पर जो है अलग-अलग एजेंसियां काम कर रही हैं, उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं, फंडिंग के पैटर्न को, ट्रेंड को समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब उसके आगे एक कदम आगे जो खबर आज है, इस खबर के मुताबिक शाह की पुलिस ऐसी तैयारियों में जुटी हुई है कि अगर दिल्ली में किसी तरह का कोई जेनजी प्रोटेस्ट हो या उसका माहौल बने, तो दिल्ली राजधानी है, जैसे आपने किसान आंदोलन देखा था, चारों तरफ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से हरियाणा वाला जो रास्ता है, बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर कहां-कहां से जुड़ते हैं? बड़ा हिस्सा हरियाणा का बॉर्डर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, 2 बॉर्डर स्टेट है। 2 बॉर्डर स्टेट में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी हिमाचल, इन सभी राज्यों से दिल्ली आने का जो रास्ता बन सकता है वो हरियाणा बन सकता है। उत्तर प्रदेश तो मान लीजिए पूरा का पूरा ही खुला हुआ है, बिहार से लेके बंगाल तक, और पीछे जहां से भी आना है वो रास्ता उत्तर प्रदेश होके आएगा। अब इन सीमाओं से अगर दिल्ली में कभी ऐसी स्थिति हो जाए, और हो जाए क्या, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता घबराई हुई है, उन्हें पता नहीं क्यों ये आशंका है कि ये दिल्ली में हो सकता है, भारत में हो सकता है, तो इन रास्तों पर कैसे चौकसी हो, कैसे रोका जाए, उसकी तैयारियों में एक सामान्य तैयारी नहीं, अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, उनके भीतर आपस में कोऑर्डिनेशन करवाया जा रहा है, ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं, शाह की पुलिस ने ड्रोन तैयार कर रखे हैं, पूरा एक सीक्रेट प्लानिंग हो रही है। हालांकि वो प्लानिंग लीक हो गई है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है। हालांकि जितनी भी डिटेल्ड हो, सारी डिटेल अभी भी मैं मानता हूं कि नहीं आई होगी, हो सकता है तैयारियां इससे ज्यादा बड़े लेवल पर हो रही हैं। ये पूरी खबर आप तक लाएंगे भाव के साथ, लाइए भाव को, लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। भागवत भी डरे हुए हैं, मोदी और शाह छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग एक आखिरी निष्कर्ष पे हम भाव पहुंचे हुए हैं कि कुछ भी हो, संघ को भी सत्ता चाहिए, वो सत्ता चाहे मोदी के ही जरिए रहे या मोदी से भी कोई बड़ा वाला आ जाए उसके जरिए, सत्ता चाहिए। इसीलिए भागवत भी घबराए हुए हैं, और भागवत ने अपनी घबराहट दशहरे पर दिखा दी थी, वो भी हम आपको सुनवा देंगे। लेकिन पहले खबर पे आते हैं। भैया खबर लाइए स्क्रीन पर। देखिए, नेपाल जैसे प्रदर्शन का दिल्ली में डर, तैयारी में जुटी पुलिस, क्या है रणनीति? नेक्स्ट लाइए, आगे लाइए। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उसकी। आफ्टर नेपाल्स जेनजी प्रोटेस्ट्स, दिल्ली पुलिस चीफ आस्क्स यूनिट्स टू रेडी प्लान फॉर सिमिलर अनरेस्ट। दिल्ली पुलिस के चीफ ने सभी जो कई यूनिट्स, मैंने कहा था ना, कई अलग अलग यूनिट सब लगे हुए हैं, कई टीमें लगी हुई हैं, उनको नेपाल जैसा बिल्कुल सिमिलर अनरेस्ट, नेपाल जैसी जो है स्थिति पैदा हो जाए जब यहाँ पर जेनजी की, तो उससे निपटने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, और प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है। सीधा भाव के पास चल रहे हैं अभी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, आगे इस रिपोर्ट के भीतर की चीजें भी स्क्रीन पर आपके सामने, भाव तो रखेंगे ही, लेकिन जो हम लोग रख देते हैं कि आप खुद भी पढ़ सकें, वो भी दिखाऊंगा। और मोहन भागवत की वो चिंता दशहरे पर जो आई थी, क्या सब कुछ जुड़ा हुआ है? क्या नागपुर, दिल्ली, कई बार होता है ना कि आप फिल्मों में देखे होंगे, कई विलेन होते हैं। मैं यहाँ पर भागवत को, मोदी को नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग तुरंत कह देंगे लो अवमानना हो गई, अपमान कर दिया, मानहानि हो गई, लेकिन फिल्मों से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विलेन होते हैं अलग अलग, कोई अलग धंधे में होता है, कोई अलग धंधे में होता है, लेकिन जब हीरो आखिर में बिल्कुल फिल्म समाप्त होने वाली होती है कि हीरो सबको मार देगा,
तो देखिए एक ही जगह पर सारे विलेन इकट्ठा हो जाते हैं हीरो को घेरने के। बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाकी मैं किसी को नहीं, मेरी क्या हैसियत कि मैं किसी को कहूं विलेन, किसी को कहूं हीरो। खैर, तो ये जो भी है, अब मोदी, शाह, भागवत, नागपुर, दिल्ली, ये सब एक हो चुके हैं जेनजी के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद उसी का जो रिजल्ट है वो परिलक्षित हो रहा है, नजर आ रहा है, जो दिल्ली पुलिस से लेकर के एजेंसियां तक जेनजी को लेकर तैयारी कर रही हैं। भाऊ, ये पूरी तैयारी क्या है? सबसे पहला तो यही समझते हैं, पूरी तैयारी क्या है। देखिए आशीष जी, नेपाल होने के बाद जब ये लगने लगा कि अब इस देश में भी क्या ऐसी जनजी, क्या मतलब जनरेशन जेड, जनजी जिसको हम कहते हैं, वो कब होगा, कैसा होगा, जब ये सब जब बातें होने लगी, तो सबसे पहले जो आपने खबर हमने चलाई थी कि कैसा इन्होंने पुराने भारत के आंदोलनों को इन्होंने स्टडी किया, फंडिंग पैटर्न ढूंढा, सब कुछ ढूंढा। उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट हुई, उस रिपोर्ट पे भी हमने एक वीडियो किया था, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दंगे क्यों होते हैं, कई कारण बताए गए थे, लेकिन वो आधा अधूरा सत्य था। अब उसके बाद एक खबर फिर आपने की है, आपको मैं याद दिलाऊं आशीष जी, कि पार्लियामेंट में कैसी 3 टायर 4 टायर सिक्योरिटी कर दी यदि ऐसे आंदोलन होते हैं तो, क्योंकि पार्लियामेंट में लोग घुस गए, कई जगह पे हमने देखा, तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बीफअप कर दी। अब दिल्ली पुलिस इस चक्कर में लगी है कि यदि ऐसा जेएनजी का आंदोलन हुआ तो उसको कैसा निपटाया जाए। तो उनका जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि भाई सबसे ज्यादा कहना है कि जो सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिससे ये आग पकड़ता है। तो ऐसे विरोध को निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है सतीश गोलचा जी, उन्होंने 3 यूनिट, इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशन यूनिट और दिल्ली सुरक्षा बल को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा और जोर देकर बोला गया कि एक रणनीति बनाई जाए, यदि दिल्ली में नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न होती तो कैसे कदम उठाए जाए। जो अभी एक बैठक संपन्न हुई, जो इंडियन स्पेस की कहानी मतलब उनका एक्सक्लूसिव रही है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनके अनुसार 2 स्पेशल कमिश्नरों को एक कमिटी गठित करने के लिए कहा गया है, जिसका उद्देश्य था कि इंस्पेक्शन के जरिए जानने की कोशिश की जाए कि दिल्ली पुलिस के पास लोन लेथल वेपन यानी कम घातक हथियार कितनी संख्या में है। निर्देशकों के मतलब निदर्शन जो कर रहे हैं कि लोग यदि कोई निदर्शन करते हैं तो उसके खिलाफ उपयोग में लाने के लिए अपने पास हथियार कितने हैं। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जिला पुलिस यूनिट, साइबर सेल और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के बीच बेहतरीन तालमेल होना जरूरी है। पुलिस सूत्रों से पता चला कि किसी तरह की भारी भीड़ को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। मतलब जो आपने कहा कि यूपी लगा हुआ है, यहाँ पे हरियाणा लगा हुआ है, हरियाणा से थोड़ा सा आगे जाओ तो राजस्थान है, इस साइड पे आगे जाओ तो पंजाब है। इसके अलावा ड्रोन के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है कि ड्रोन से भी विजिलेंस हो। ये सारी बातें मतलब मैं हास्यास्पद है आशीष जी, ये सारी बातें तब है जब आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन के कैसे निपटाया जाए इस पे सारी मेहनत कर रही है सरकार, लेकिन आंदोलन ही ना हो इसके लिए सरकार ब्लैंक है। यही सवाल मेरा होने वाला था कि इस सबसे पर बड़ा काम कर ले। सबसे बड़ा सवाल है कि जो गृह मंत्रालय ने जो कारण बताए दंगे होने के, वो दंगे होने के कारण मस्जिद के सामने डीजे बजने से दंगे होते हैं, होली के दिन दूसरे धर्म के लोगों को रंग लगाने से दंगे होते हैं। दंगे उससे नहीं होते। होली हिंदू मुसलमानों के बीच में भी खेली जाती है और मस्जिदों के अंदर आरती होती है। मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। महाराष्ट्र के कोकण में गांव वालों ने एक परमानेंट शेड बनाया था जहां गणपति उत्सव मनाया जाता था। आंधी तूफान में वो शेड उड़ गया और गणपति आ गए। उन्होंने कहा कि भाई जगह यही है, अब ऊपर शेड नहीं तो कोई टेम्पररी करेंगे, गणपति रखेंगे। तो मस्जिद वाले, सामने मस्जिद थी, वो गए, बोले क्या कर रहे हैं आप, भगवान खुले में रहेंगे क्या?
तो बोले नहीं, अभी हमारे पास इमीडिएटली व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो बोले ये मस्जिद का इतना प्रांगण किस लिए है? मस्जिद के अंदर जो शेड था उसमें गणपति स्थापित हुए और गणपति की आरती होती थी मस्जिद के अंदर। यदि ये मेरा हिंदुस्तान ये है आशीष, यदि गणपति की आरती मस्जिद के अंदर होगी तो कभी दंगे नहीं होंगे वहां पे। ना डीजे बजने पे दंगे होंगे, ना मुसलमानों को रंग लगाने पे दंगे होंगे, ना सोशल मीडिया से दंगे होंगे। क्योंकि जहां हिंदू मुस्लिम का फैब्रिक बिल्कुल एक है, वही केरल में क्रिश्चियन क्रिश्चियन चिल्लाते हैं। एक ग्राम देवता है, उसकी पूजा होती है हर साल। तो ग्राम देवता की ऐसी पूरी प्रदर्शना, वो ग्राम देवता ऐसी निकलती है, पूरे गांव की प्रदक्षिणा करती है। बहुत बड़ा त्योहार है वो उस गांव का। तो वो ग्राम देवता कहते हैं कि न्योता देती हुई जाती है, आइए इस मेले में आइए। तो बीच में चर्च लगता है, तो ये ग्राम देवता की मूर्ति चर्च में जाती है। चर्च में प्रीस्ट उसकी पूजा करते हैं और उसको हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम आ रहे हैं माता तुम्हारे मेले में। और फिर ग्राम देवता आगे बढ़ती है। तो कहां वहां पे क्रिश्चियन और हिंदुओं का झगड़ा होगा? झगड़े ऐसे नहीं होते आशीष। जेन जी क्यों होता है? जब निशिकांत दुबे अपने मैरिज एनिवर्सरी के करोड़ों रुपए खर्चे के जो फोटो बताएगा, तो जिसके घर में बेटी को ब्याहने के लिए नहीं पैसा, वो उत्तेजित होगा, उस लड़की का भाई उत्तेजित होगा कि साले हम यहाँ बहन के हाथ पीले करने के लिए मर रहे हैं, पूरी फसल पानी के नीचे गई है। और ये बताओ, ये अय्याश कैसे वहां पे जम्मू कश्मीर में पुलिसों के पूरे सिक्योरिटी में कवालियों पे थिरक रहे हैं। जब किसी को गांव वालों को 8-8 10-10 किलोमीटर नाले में से और कीचड़ में से, कल ही हमने कहानी करी, उधर मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड बन रहा था, रोड बन रहा था कि मुख्यमंत्री आए तो रोड पे आए, कीचड़ नहीं लगे उनके पैरों को। और जिनके यहाँ मिलने आना था उन्हें अपने बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए घुटने घुटने भर कीचड़ में से जाना पड़ा। तो क्या वो ये देख के आंदोलित नहीं होंगे? आंदोलन का जन्म उस जगह से होता है। आपको आंदोलन रोकने की नहीं, आंदोलन ना होने की प्रक्रिया पे काम करना होगा। आप सोशल मीडिया बैन कर दोगे तो आंदोलन नहीं रुकेगा क्या? नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के बाद ही तो आंदोलन भड़का है। ये प्रेशर कुकर जैसा है, आप जितना दबा के रखोगे वो विस्फोट होगा। इसीलिए मोहन भागवत के वो शब्द ध्यान से सुनने होंगे इनको। वो भी जो डर के मारे कह रहे थे कि जैन जी जो है भैया, इनके साथ आपकी दूरी बढ़ी तो गड़बड़ हो गई, संवाद होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। सरकार चंद उद्योगपति अडानी अंबानी के लिए काम कर रही होगी, सरकार गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही होगी, तो फिर पूरा आवाम क्या करेगा? इसके लिए दोषी इंटरनेट नहीं है, दोषी चैनल और मीडिया नहीं है। कौन दोषी है इसके लिए? दोषी है कुकर्म सरकार के। आपको उस कुकर्मों पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप तो खुले सांड जैसे रोज सिंह मारते हुए घूम रहे हो सबको। बरेली में क्या हो रहा है? क्यों बरेली में दबाया जा रहा है भाई? क्यों इंटरनेट ओपन नहीं करने दे रहे? क्या होगा बरेली का इंटरनेट बाहर आ गया तो? ऐसे क्या कांड कर दिया आपने बरेली में जो आप बाहर आने नहीं देना चाहते, बाहर के लोगों को अंदर नहीं देना चाहते? ऐसा क्या कांड कर दिया था वहां पे लेह लद्दाख में? एक रिपोर्टर को अंतिम संस्कार को जाने नहीं दिया गया किसी व्यक्ति के। क्या छुपा रहे हो आप छुपाओगे तो उसका रिपल्केशन क्या हुआ? अकोला कहां है? विदर्भ का एक शहर है, दूर दराज महाराष्ट्र में। लेह लद्दाख कहां है? वहां पे उस अकोला में कल 500 से 1000 लोगों ने कैंडल मार्च निकाला वांगचुक के लिए। सारे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, प्रोफेसर ये निकले बाहर। आज अकोला में हलचल है। उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी को हम पढ़ते आए हैं, इस आदमी के भाषण सुनते आए हैं, इस आदमी के आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं एनवायरमेंट पे। एकाएक ये राष्ट्रद्रोही देशद्रोही क्यों हुआ?
हम्म आप एनएसए में बताइए, आप एनएसए में तो कोई प्रूफ भी नहीं देना होता है अरेस्ट करने का। कल एक बहुत ही सीनियर वकील मुझे बात कर रहे थे, बोले अशोक जी, जो आपने कहा कि सेशन भाई हॉलीडेज में जो कोर्ट छुट्टी पे है, तो जो छुट्टी पे बैठे हुए न्यायाधीश क्यों नहीं कुछ डिसीजन ले सकते? बोले जो छुट्टी के समय जूनियर मोस्ट न्यायाधीश की एक तो ड्यूटी लगती है, हाँ और छुट्टी के न्यायाधीश सिर्फ इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, कोई परमानेंट ऑर्डर दे नहीं सकता। हाँ हाँ सिर्फ उन्होंने कहा कि एनएसए के लिए खास है कि एनएसए के लिए एक हाईकोर्ट के जज की कमेटी नियुक्त होती है, और वो जांच पड़ताल करके कहती है कि एनएसए लग ही नहीं सकता, एनएसए वही रिवोक होता है। तो क्या उसको एनएसए लगाने के बाद क्या एक कोई कमेटी बनी है? अभी सवाल वो है। बोले एक प्रोसेस से जाना होगा, और वो कागज पड़ताल करेगी कि आपने भाई किस, क्योंकि वो एक्ट ही ऐसा बनाया इन्होंने कि आपको बिना प्रूफ दिए आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन एक कमेटी को सामने बताना पड़ेगा कि हमने किस आधार पे इनको अरेस्ट किया, हमको क्या डाउट है, और इनको लगा कि जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया तो हो सकता है कि इसमें कुछ निकले, तो फिर ये एनएसए कंटिन्यू रहता है, नहीं तो तुरंत रिजेक्ट जाता है। बोले वो अभी कमेटी नहीं बनी है, कमेटी की जजों की बनेगी, ये भी देखना है कि डॉन अखबार के फंक्शन में जाने से जज ने कहा कि ये पाकिस्तानी हो गया तो क्या कर सकते हैं, और जज भी ऐसे हो गए आजकल। या जज ने बोला, रात को मैंने हनुमान जी को पूछा, भाई उनने कहा अंदर रहने दो, तो मैं तो अंदर रहने दिया, मैं क्या करूं, हनुमान जी का आदेश। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवान को पूछ के डिसीजन ले रहे हैं, तो बेचारे हाईकोर्ट के जजेस तो उनका फॉलो करेंगे। कई चीजें हैं आशीष। तो आपको ये सांप ने कटने के बाद कौन सा मलहम लगाया जाए, कौन सा इंजेक्शन लिया जाए, इसकी तैयारी कर रही है। मैं सबसे पहले कह रहा हूं, सांप से कटवाओ क्यों, सांप से दूरी बनाए रखो। सांप को लंगोट में बांधने कुछ नहीं कहा। नहीं, आप कैसे सांप को मान लंगोट लिया में बांधोगे कोई, और उसके बाद कहोगे कि काटा काटा इसलिए हम दवाई। अरे पहले, सबसे पहले इस देश का जनरेशन जेड इज नॉट योर एनिमी। जनरेशन जेड ये आपका शत्रु नहीं है, जनरेशन जेड इस देश का एसेट है, हमारी इस देश का दुनिया में भविष्य ताकत ही है, वही है। वो हमारे देश की पूंजी है, या हमारे देश की ताकत है। उस ताकत से क्या डरना, उस ताकत का उपयोग कैसा करें, जेन जी के एस्पिरेशंस क्या है उसको देखो, नीतियां उनके हिसाब से बनाओ। नीतियां बाबा आदम के जमाने से मत बनाओ, नीतियां उससे मत बनाओ कि जो तुमने पहले जनरेशन जो देखे उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि भैया अभी तो यहाँ लोग जो अच्छे शासक होते हैं वो तो आगे का सोचते हैं आशीष। और आगे क्या है, आगे जेन जी के बाद बीटा, जनरेशन बीटा की तैयारी हो रही है। जो नई नीतियां बननी चाहिए जो कुछ सालों के बाद लागू होगी, वो जनरेशन बीटा के लिए लागू होगी। ये तो भाऊ बीटा और जेनजी पे जो है ये तो खैर एक सिंबॉलिक हो गया जेनजी। आप बताइए जेनजी, देखिए जनजी है ही क्या। 1997 से लेकर 2012 तक जो लोग पैदा हुए हैं वो डिजिटल युग में पैदा हो गए, इसलिए जेड जनरेशन कहते हैं। और यदि मुझे आप थोड़े से दो मतलब एक 30 सेकंड दोगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जनजी इन्होंने बस आंदोलन हो गया और जनजी बोल दिया। आंदोलन कई जनजी करते हैं, उनको मालूम नहीं जनरेशन जेड को जनजी कहते हैं। सबसे पहले 1883 में जो जनरेशन थी उसको लॉस्ट जनरेशन कहा गया था, 1883 से 1900 तक का, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीड़ित थे। लॉस्ट समझ ही नहीं आता, पहला बार वर्ल्ड वॉर हुआ था। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट जनरेशन आया 1901 से 1927 तक, वो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 झेला उन्होंने। वर्ल्ड वॉर 1 का था जनरेशन लॉस्ट। जो ग्रेटेस्ट जनरेशन था उसने वर्ल्ड वॉर 2 झेला है। नहीं उसके तहत वो निकल, यहाँ पे फिर सन में कंफ्यूजन है, क्योंकि दर्शक फिर वो करेंगे। 1901 से 1927 अगर है तो ये वर्ल्ड वॉर 1 का फेज था जो 1919 से शुरू हुआ। हाँ बराबर है, बराबर तुम। उसके बाद आया है साइलेंट जनरेशन,
जो 1928 से 1945 के बारे में बोलते हैं, वो ये सेकंड आर्थिक वर्ल्ड। मंदी, हाँ हाँ, इसके बाद का आर्थिक मंदी और इससे और इनोवेशन से लोग थक गए थे। अब अपने जिंदगी के लिए कुछ करें। उसके आया बेबी बूमर जनरेशन, 1946 से 64 तक नई क्रांति हो रही थी, नए सिस्टम्स आ रहे थे, इनोवेशन हो रहा था, जनसंख्या भी बढ़ रही थी। उसके बाद आता है एक जनरेशन एक्स, 1965 से 1980। हम कह सकते हैं कि हम उस जनरेशन के हैं। तो उसमें आजादी, प्रैक्टिकल अप्रोच, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस ये था। उसके बाद आया मिलेनियम जनरेशन, 1981 से 1996। वो उसमें क्या था, इंटरनेट था, मोबाइल था, सोशल मीडिया चालू हो गया था। फिर जेन जी आया, 1997 से लेकर 2012 तक की जनरेशन, जन्म लिए हुए लोग। ये जब आए तब डिजिटल क्रांति शुरू हो गई थी, उनके एस्पिरेशन अलग है। उसके बाद आएगा जनरेशन अल्फा, 2013 से 2025। ये टोटल डिजिटल विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके बाद आएगा जनरेशन बीटा, 2025 से 2039, मतलब जनरेशन बीटा शुरू हुआ है, वो है एआई, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद रोबोटिक्स, मेटावेयर, ये नए नए शब्दों के साथ आ रहे हैं। तो आपको पॉलिसीज, आपको एजुकेशन, आपको उनके एस्पिरेशंस, उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये वर्ल्ड ओवर लोगों ने, सामाजिक जो लोग बड़े बड़े समाज के एनालिस्ट थे, उन्होंने ये कैटेगराइजेशन किया है। तो जन जी ये गाली नहीं है, ये आपका एसेट है। इसके लिए क्या है आपके पास? इसके लिए आपके पास बेरोजगारी है, इसके लिए आपके पास भुखमरी है, इसके लिए आपके पास महंगाई है। इसके इसके फीचर का क्या है? इसके पास क्या फीचर है? कावड़ उठा के ढोना, ये फीचर है इसका? या जय श्री राम के नारे लगाते हुए जिंदगी निकाल देना, ये फीचर है इसका? वो बैंकर बनना चाहता है, वो अपॉर्चुनिटीज चाहता है। क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप? बोल रहे आलू वड़े तल लो, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका। कुछ लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए विलेजेस की तरफ जा रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। कई लोग, हमने खबरें सुनते हैं कि लोग बड़ी नौकरी छोड़ के मल्टीनेशनल में गांव में आ गया, गांव का डेवलपमेंट करने, क्योंकि उसको उसको कुछ कर दिखाना है। उसको सप्लीमेंट करो, उसको मदद करो। आप उस पर नकेल डालने का प्रयास कर रहे हो। वो बोलते मैं गांव को साफ सफाई करूंगा, गांव को सस्टेनेबल बनाऊंगा, गांव में ड्रेनेज करवाऊंगा, श्रमदान से काम करूंगा, पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा। जो आपकी योजनाएं हो लागू क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैं सवाल उठाऊंगा। आप कहते हो ना, तू कावड़ उठा के पहले जा। वो कावड़ उठाने वाला नहीं है, तो फिर वो विद्रोह करेगा, वो सवाल पूछेगा। और जब सवाल पूछता है तो फिर वो, आप कहते हो कि विद्रोह कर रहा है। फिर पाकिस्तानी नेपाली बोल देते हो उसको, बांग्लादेशी बोल देते हो उसको, चाइनीज बोल देते हो उसको। तो इस सरकार को, दिल्ली पुलिस को ये करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास कितने वेपन है गोली मारने के लिए। और ये एक मूर्खता है। जब जन सैलाब उमड़ता है और जो देश 143 करोड़ का है, मैं बता रहा हूं तुमको, आर्मी के टैंक भी नहीं रोक पाएंगे। छोड़ दीजिए ये नॉन लेथल व्हीकल में कितने आएंगे और क्या आएंगे और कैसा लाठीचार्ज करेंगे। जब तूफान आएगा किसी का इंतजार नहीं करेगा। तब आर्मी सोचेगी कि अपने वालों पे गोली चलानी नहीं चलानी है। तब पुलिस सोचेगी अपने वाले पे गोली चलानी नहीं, क्योंकि उन्हीं के अपने बच्चे होंगे। तो ये जो आंदोलन की शक्ल है, ये क्यों होती है? सबसे पहले ये देखो, साइक्लोन आएगा तो हम क्या क्या करेंगे, नहीं साइक्लोन कैसा आता है, इसको रोक सकते हैं क्या, इस पे स्टडी करो। आप जनजीय आंदोलन क्यों हो रहा है, इस पे स्टडी करो। और भारत सरकार दुर्भाग्य से इससे बिल्कुल दूर भाग रही है। हाँ, बिल्कुल दूर भाग रही है। और जितनी दूर भाग रही है उतनी जनजी के अंदर अनरेस्ट बढ़ रही है। और जो एक्शन, जो कदम उठा रही है सोनम वांगचुक जैसे जो कदम हैं, ये कदम और भी मतलब असम में जो दिखा, असम की सड़कों पे जो दिखा, वो जो लेह में दिखा, वो ये सब अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन सब देहरादून ठीक में, है भाव, तो सवाल पे हम करेंगे। देहरादून में जो दिखा, वो क्या क्या था, वो किसने किया था? उसके कोई, मैं कल एक सुभाष खंडेलवाल जी को सुन रहा था गांधी पे। उन्होंने कहा कि गांधी
गांधी जी कहाँ, कौन कहता है कि गांधी जी मरे? हम्म, उन्होंने कहा लेह लद्दाख में किसने इकट्ठा किया? वांगचुक ने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, हम्म, गांधी के विचारधारा ने इकट्ठा किया, क्योंकि गांधी लड़ना सिखाते हैं, हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही गांधी का नाम है। तो लोग खड़े हो गए। आज देहरादून में क्या हो गया? कौन था उनका नेता? कोई नहीं। कोई नहीं था। कर्नाटक में भी हुआ आंदोलन, कौन था? कोई नहीं। इनके नेता नहीं होते, ये स्वयंभू नेतृत्व, क्योंकि एक विचार है महात्मा गांधी के, इसलिए गांधी जिंदा है। वो लड़ाई के खिलाफ, महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के अन्याय के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया, लोग खड़े हो गए। अपनी ही सरकार दमनकारी काम करेगी तो लोग खड़े हो जाएंगे, उसमें कोई पाकिस्तान को और चाइना को और इंग्लैंड को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस देश के लोग मूर्ख नहीं है। यदि बिहार में लोगों ने रोड नहीं बनने पे दौड़ा दौड़ा के भगाया है मंत्रियों को, तो उनका आंदोलन, उनका नेतृत्व किसने किया था? तेजस्वी थोड़ी गए थे वहां पे, या राहुल गांधी थोड़ी गए थे, अरे आ गया मंत्री भगाओ। हाँ, लोगों ने भगाने के बाद पता पड़ा दुनिया को कि मंत्री भग लिए वहां पे धोती पकड़ के, हाँ, सही बात। क्योंकि गांव तकलीफ में है भाई, परेशान है गांव। नहीं, मानवीयता और ही नहीं है आपके चेहरे पे, दिक्कत सिर्फ और भी कब भाषण होती है, भाषण भाषण। दिक्कत और कब होती है, नेपाल भी उसका एग्जाम्पल है। जब जनता, जब युवा सब परेशानी में हो और सत्ताधारी लोग और अफसर, अफसर और नेता दोनों सत्ता के भागीदार हैं, जब और ये दोनों उस वक्त मजे कर रहे हो, हाँ उस वक्त नाच रहे हो, जश्न मना रहे हो, तब वो जख्मों को कुरेदते हैं, तब और होता है। और भारत में इस ये वक्त ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप देख लीजिए, जितने बड़े नेता हैं, रोज जो बयान देते हैं हिंदुत्व सनातन को बचाने वाले, सबके सबसे ज्यादा हिंदुत्व सनातन कौन बचाते नजर आता है आजकल? अनुराग ठाकुर ना। अनुराग ठाकुर के सारे 2 बच्चे हैं शायद, जो जानकारी मिली है खोज पड़ताल में, दोनों विदेश में सेटल हैं, दोनों विदेश में पढ़ रहे हैं। निशिकांत दुबे सबसे ज्यादा राहुल गांधी, गांधी परिवार और हिंदुत्व तो सनातन, इस पर सबसे बड़े ज्ञानी हैं। जरा निशिकांत दुबे के बच्चों पता करिए कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ पढ़े लिखे हैं, बेटी बेटा सब सबकी बात कर रहे हैं सब। जब ये सच्चाई, अफसर जितने हैं, ये जितने अफसर यहाँ पर बैठ करके हम्म, पॉलिसीज आप बना रहे हैं, क्या उन पॉलिसीज के तहत उनके बच्चे, उनकी औलादें उस पॉलिसीज के तहत आगे अपनी तरक्की का रास्ता तलाश रही हैं? बिल्कुल या बिल्कुल। वो नॉर्वे, विदेश, स्विट्जरलैंड, अरे बाबा, ब्रिटेन और जर्मनी की पॉलिसी में अपनी भविष्य विदेश तलाश रही? अरे विदेश मंत्री के बच्चे कहाँ हैं देखो। जयशंकर का पूरा परिवार ही अमेरिका का सिटीजन सिटीजन हो गया है। बताइए, हमारा विदेश मंत्री, उसका पूरा परिवार विदेशी हो चुका है, सिटीजनशिप भी ले चुका है, अमेरिकी सिटीजनशिप, हमारा विदेश मंत्री है वो। तो कंप्लीट जब हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स, उनको अपनी पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। अगर हमारे देश के पॉलिसी अरे मेकर्स को, बहुत एक लाइन की बात है, हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स को अगर भरोसा होता अपनी पॉलिसी पे, तो अपने बच्चों को इसी पॉलिसी में भविष्य तलाशने के लिए रखते कि यार इतनी अच्छी अब पॉलिसी बना रहे हैं बेटा, आप लोग अभी इसी में रह करके बनो। एक फोटो देखा मैंने, हम्म, महाराष्ट्र का है, और हाँ, ये बहुत ही आदिवासी क्षेत्र का जिला है। वहां की जिला अधिकारी है, नई यंग ऑफिसर है, हम्म, हम्म, उसने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी भेजा। हम्म, मतलब कलेक्टर का छोटा बच्चा आंगनवाड़ी जाता है, ये खबर बनती है। खबर है, सोचिए। तो उसने कहा कि भाई हम दिल्ली में कलेक्टर हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, लेकिन मैं चाहती हूं, मेरे पति चाहते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल जिंदगी जिए, बाकी आम जनता के लोगों के साथ रहे, उनको समझ में आ जाए देश क्या है। इसीलिए आंगनवाड़ी में उसने बच्चे को रखा। नहीं तो आप मुझे बताइए कितने आईएएस अधिकारी के बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं? सारे के नहीं, सारे बच्चे चलिए, प्ले स्कूल में जाते हैं, हाई 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 एंडेड प्ले स्कूल, एयर कंडीशन गाड़ी में आना, एयर कंडीशन गाड़ी में जाना, एयर कंडीशन प्ले स्कूल में बच्चा पढ़ता है। नहीं, एक और एग्जाम्पल, वो तो खबर में आई गई। एक सोचिए, अगर ये खबर बन गई, तो यही है भारत की पॉलिसी की हकीकत। पॉलिसी हमारे हकीकत। देश में कोई व्यक्ति हो, कल को मैं कह रहा हूं मैं सक्षम हूं, अगर अगर सक्षम रहा, कोई सक्षम व्यक्ति इस देश में अपने बच्चे को क्यों रखने को तैयार नहीं है?
विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अफसर हो, कोई भी हो, मैं खुद को उसमें खड़ा करके कहता हूं, अगर सक्षम व्यक्ति है तो अपने, क्योंकि उसे उसे अपने सरकार पर, जिस जिस सिस्टम का हिस्सा है उस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, जिस भरोसा नहीं है। सरकार में मंत्री है उस सरकार पर भरोसा नहीं है, जिस जिस प्रधानमंत्री का वो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। उसे पता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ वोट ड्रिवन नैरेटिव चल रहा है। वो नैरेटिव सिर्फ वोट ड्रिवन है, उसको वोट में कन्वर्ट करना है। वो सब कुछ इस देश में सत्ता के लिए हो रहा है, भविष्य के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इस देश की जनरेशन जेन जी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जो जनरेशन जेड है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, ये कुर्सी बची रहे, ये कुर्सी न जाए। और उस कुर्सी को बचाने के लिए बुलेट गिनी जा रही है, गोलियां गिनी जा रही है और ड्रोन गिने जा रहे हैं उस कुर्सी को बचाने के लिए। क्योंकि वो कुर्सी उस सुनामी में उखड़ न जाए, बह न जाए, इससे डरे हुए हैं। जिसकी पॉलिसी अच्छी होती, अच्छा नेपाल की जेनजी से भाऊ, नेपाल की जेनजी से जापान में तो कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है नहीं कि हो रही। जापान में कोई तैयारी हो रही हो, कोई तैयारी नहीं हो रही है। कहीं जर्मनी में, ब्रिटेन में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, हंगरी में, बुल्गारिया में, जहां यूगोस्लाविया में जहां कुछ हो रहा है? जहां 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 नाकाम सरकारें हैं, मोरक्को में हुआ है आंदोलन अभी। मोरक्को में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सरकार नालायक। और ये आंदोलन कई मतलब 1 साल से पनप रहा था, विस्फोट हाँ। हुआ उसका। अब फिर सरकार के सरकार इस्तीफे हो रहे हैं। तो आप इस जनजी के आंदोलन का इंतजार मत करिएगा सरकार। ये पुलिस की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि जब सुनामी आती है तो कोई काम नहीं होता, मतलब कोई चीज काम ही नहीं करती। हमने देखी एक सुनामी झेल के, ये समुद्र की बोटें तीसरे मंजिल पे चढ़ गई थी हवा के झोंके से। सुनामी ना आए इसके लिए प्रयास करिए। हाँ, सुनामी बस के वही बाद है। क्या करे इस पे मत प्रयास करिए। दिल्ली पुलिस कितनी भी बुलेट ला के रखे और कितनी भी गन ला के रखे, आंदोलनकारी रास्ते पे उतरने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जाने कुल मिलाकर जाएंगे, जाने नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, तो भाई जाने। मैंने क्या कहा। और इस सरकार को जानों से कोई मतलब नहीं। क्या तो लेह में 4 मर गए, क्या 700 किसान मर गए मेरे लिए मर गए क्या? महाराष्ट्र में हर महीने में मतलब रोज का एवरेज 6 किसानों का है जीवन लीला समाप्त करने का। किसी पे कोई वो नहीं होता। हम सब मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री आनंद में हैं। बढ़िया गणपति उत्सव बनता है, बढ़िया डांडिया खेला जाता है, बढ़िया मटकी, कृष्ण जन्म के दिन मटकी का टूटना होता है, गोविंदा आला रे आला। अब बढ़िया त्योहार चल रहे हैं। हु केयर्स? किसी एक बार नेता ने कह दिया था ऐसे ही, मतलब कई बार ओरिजिनल बात निकलती है ना प्राइवेट डिस्कशन में, बोला यार 143 करोड़ का देश है, लोग तो यहाँ मरते ही रहते हैं। कहाँ रोए हर मरने वालों को? यदि इस एटीट्यूड के साथ रहोगे तो फिर ये 143 करोड़ में आप भी हो आप अलग नहीं हो नंबर आपका भी आएगा। तो ये भी सोच के चलिएगा। तो पुलिस अपनी तैयारी कर रही है अपने जगह पे, गृह मंत्रालय तैयारी कर रहा है अपने जगह पे, लेकिन सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि जो मोहन भागवत ने कहा कि जन जी, और अब मोहन भागवत जी को भी अपने संघ में भी जन जी है। ऐसा नहीं कि संघ में बिल्कुल 1857 के ही लोग संघी है सब। संघ में भी नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए स्वयंसेवक आ रहे हैं। उनकी भी अपनी एक ये है। वही कई बार संघ में विद्रोह का जो सुर उठते हैं वो इसी चक्कर में कई लोग संघ छोड़ के बाकायदा वोकल हो जाते हैं कि हम संघ ने क्यों छोड़ा, हमने संघ। क्योंकि उसको लगता है कि संघ हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। मुझे फिर मुझे ताज्जुब लगता है कि मैं जब पढ़ रहा था आर्टिकल तो उसमें ये पता पड़ा कि जब गोलवलकर गुरुजी ने मतलब जब वो किया, सॉरी हेगड़ेवार जी ने जब संघ स्थापन किया तो उसके पहले वो हिंदू महासभा में गए। और हिंदू महासभा में उनको जाने के बाद पता पड़ा कि हिंदू महासभा ये पॉलिटिकल काम ज्यादा करने में इंटरेस्टेड है, हिंदुओं के लिए काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनका मोह भंग हो गया और वो संघ की स्थापना हो गई। लेकिन 100 साल में संघ इतना बदल गया कि संघ भी अब सिर्फ पॉलिटिकली काम कर रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल।
उसी सब भरोसे। बीजेपी सत्ता में कैसी रहे, बस इसी के लिए काम कर रहा है। तो हेगड़ेवार जी का जो प्रिंसिपल है, तो इससे अच्छा हेगड़ेवार जी को यदि पता पड़ता कि संघ 100 साल बाद हिंदू महासभा ही बनेगा, तो शायद वो हिंदू महासभा में ही रहते और संघ की स्थापना नहीं नहीं नहीं, करते। ना भाऊ, अभी आप एक ही स्टेप चढ़े। अगर हेडगेवार को पता होता तो कांग्रेस में ही रहते, हम्म। क्योंकि बीजेपी भी कांग्रेस ही बन गई। हाँ, बीजेपी भी कांग्रेस कांग्रेस, ही बन गई। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अगर कहें तो भी कांग्रेस का अपमान अब है। अब तो विकृत महाविकृत कांग्रेस बन गई है वो। कांग्रेस बन गई, कांग्रेसीकरण हो गया भाजपा का, और हाँ, विकृत रूप है वो, कांग्रेसीकरण का भी एक विकृत रूप है। विकृत रूप है। तो खैर, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए। लेकिन ये जो जेनजी का डर है ना, जेनजी के डर से इधर भग रहे, उधर तैयारी करो, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, इससे बेहतर था कि देख लेते देश में रोजगार कितना है, देश में कम महंगाई कितना है, किल्लत कितनी है लोगों में। हालांकि एक सेफगार्ड है, ये तैयारी वैयारी सब दिखावा है। भारत में एक सेफगार्ड है, वो सेफगार्ड है संभल, वो सेफगार्ड है बरेली, ऐसे सेफगार्ड्स हैं। क्योंकि जेनजी न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, और भारत में अभी तो सनातन की रक्षा का दौर है। तो ये सबसे बड़ा सेफगार्ड है, ये जो है कोई भी जेनजी क्रांति होने में भारत में, ये एक सेफगार्ड है कि यहाँ पर अभी जेनजी जेनजी को भी सनातन की रक्षा करनी है। बस एक चीज है भाव, वो नहीं बताए, अगर बता देंगे 30 सेकंड और हम रुक जाएंगे। मोदी जी किस जनरेशन में फिट बैठते हैं? उनका जनरेशन आपका लास्ट है। मोदी जी का जनरेशन है नहीं आशीष जी। जनरेशन जन्म लेने वालों का लिए होता है, जो आजन्मा हो, जो नॉन बायोलॉजिकल हो, उसके लिए जनरेशन नहीं है। उन वो, यदि मैं कहूं और कड़े शब्दों में, मुझे माफ कर दीजिएगा, कई अंधभक्त नाराज हो जाएंगे, मोदी जी तमाम जनरेशन के लिए काल बन के आए हैं, क्योंकि उनका अपना जनरेशन नहीं है। वो आजन्मे हैं, नॉन बायोलॉजिकल है, तो मैं किस कैटेगरी में धरूं उनको? और जिस हिसाब से राजनाथ सिंह और बाकी सब लोग कह रहे हैं, निशिकांत दुबे, तो मुझे लगता है आने वाले 100-125 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हाँ, वही नहीं। तो बेसिकली इन जनरेशन को समझने का सबसे बड़ी जरूरत मोदी जी को है, क्योंकि वो जन्मे हैं, इस पृथ्वी पर डायरेक्ट आए हैं, तो उन्हें इस पृथ्वी पर क्या क्या चल रहा है ये पहले जानकारी लेना जरूरी है। वो एकदम राज करने बैठ गए बगैर जानकारी लिए, वो उसी इसीलिए ये टाइप का सब हो गया। तालमेल में गड़बड़ी हो गई। एक फिल्म में यमराज आ गए थे धरती पर, तो बड़ी दिक्कतें आ, हुई। अरे बिल्कुल, वैसे वो ही मुझे बिल्कुल, वो यमराज आ गए थे तो उसको पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया था यमराज को। बहुत, हाँ, पुलिस ने तो वैसे ही हाँ, तो हो बोला गया है। ये इतना सोना पहन के कहाँ जा रहे हो, और ये बोले हाथ में गदा वदा, और वो बेचारे बार बार, उनका जो सेवक था, वाहन था, उसको पार्क करने की भी जगह नहीं है, बोले कहाँ भैंसा लेके उठा के लाए हो, और पुलिस स्टेशन बोले भगाओ इसको। बहुत बढ़िया कॉमेडी पिक्चर थी, दक्षिण भारत के निर्माता ने बनाई थी, जितेंद्र का पिक्चर था उसमें। और फिर तो वैसे ही स्थिति अभी मोदी जी की हुई है। मोदी जी डायरेक्ट अवतार लिए हैं, अब किस जनरेशन में क्या कहे समझ ही नहीं आ रहा है उनको, तो इसलिए भी शायद कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन अमित शाह जी तो जन्म लिए हैं, अमित शाह जी को तो वो जनरेशन जेड की डर के वजह से बाकी प्रिकॉशन लेने के बजाय जनरेशन जेड को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका अपना है, वो अपने देश का भविष्य है, हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है। जैन जी, हमारे लिए टेंशन नहीं, टेंशन उनके लिए जो नाकारा है, वो पूंजी उनके लिए जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश से प्यार करते हैं, और जनजी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जनजी का ही ग्राउंड है जो आगे अल्फा और बीटा जनरेशन उस पे अपनी इमारत बुलंद करेगी, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा भारत विश्वगुरु जबरदस्ती अपने आप को विश्वगुरु बोलने से थोड़ी होता है विश्वगुरु। ऐसे गली गली में हिंदू हृदय सम्राट और विश्वगुरु बनने, पोस्टर इतने, फ्लेक्स इतने सस्ते हो गए आशिष जी, एक 100-125 रुपए में अपना पोस्टर लगा के लोग हिंदू हृदय सम्राट और विश्वगुरु जैसे तगमे लगवा देते हैं अपने आप को। बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। अभी इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए, लेकिन आज रविवार है, और अक्सर रविवार जो है ना, वो खबरों, पूरा संसार उस दिन खुल जाता है, तो खबरें बहुत हैं। हम फिर आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।